हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिस्टिक बायोलॉजी। तो आज हम देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस which do not occur through infection and body contacts are called non-infectious diseases। ऐसे डिजीजेस जो इन्फेक्शन के और बॉडी कॉन्टैक्ट के थ्रू नहीं फैलते उसे बोला जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। सच डिजीजेस अराइज इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टन रीजंस। ऐसे डिजीज क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी में अपने आप से आ जाते हैं सर्टन रीजंस की वजह से। अब देखो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है अगर वो हो रहा है ह्यूमन बॉडी में तो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। पहला है पुअर डाइट, ईटिंग टू मच जंक फूड एंड ऑयली फूड। अगर कोई पर्सन है, पर्टिकुलर XYZ पर्सन है, अगर वो बहुत ज़्यादा जंक फूड और ऑयली फूड खा रहा है तो उसका डाइट पुअर है तो उसके वजह से उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही है तो इसके वजह से भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। हेरिडिटी मतलब क्या, पेरेंट्स को अगर कोई डिजीज है तो वो डिजीज पास होता है चिल्ड्रंस में। नेक्स्ट है अनहेल्दी हैबिट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल एंड अदर बैड हैबिट्स। अगर ये रीजंस होंगे तो पर्टिकुलर इंसान में हो सकता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है वो पर्सन थ्रू पर्सन स्प्रेड नहीं होता। ये किसकी वजह से होता है, अगर पर्टिकुलर इंसान का डाइट पुअर है, लैक ऑफ एक्सरसाइज कर रहा है वो बंदा, हेरिडिटी का प्रॉब्लम है या तो अनहेल्दी हैबिट्स है तो उसकी वजह से हो सकता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, अस्थमा एक्सेट्रा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कैंसर। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पहला नॉन इन्फेक्शियस डिजीज देखेंगे वो है कैंसर। कैंसर इज अ अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। कैंसर इज अ अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। कैंसर क्या है, अगर कोई भी सेल अनकंट्रोल और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ कर रहा है तो उसे बोला जाएगा कैंसर। ग्रुप और लम्प्स ऑफ कैंसरस सेल्स इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर ग्रुप है जो कैंसरस सेल्स है उसका ग्रुप बना है पूरा या तो लम्प्स बना है तो उसे बोला जाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर कैन इन वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन, टिश्यूज लाइक ब्लड। अब देखो ये जो कैंसर है वो वेरियस ऑर्गन में हो सकता है, जैसे कि लंग्स में हुआ तो लंग कैंसर, माउथ में हुआ तो माउथ कैंसर, टंग कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरस कैंसर, स्किन कैंसर एंड ब्लड कैंसर। ठीक है, अब इसके वजह से रीजंस क्या होंगे। एक तो कंजप्शन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ जंक फूड। ये सारे रीजंस हो सकते हैं कैंसर कॉज होने के लिए। और इसको छोड़ के और एक रीज़न है वो है हेरिडिटी। अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर पेरेंट्स में कैंसर हो तो वो चिल्ड्रन में पास होता है, समटाइम्स ऐसे पॉसिबल होता है। अब देखो लंग, यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाए गए हैं। लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, टंग के, स्टमक का, ब्रेस्ट का, यूटेरस में, स्किन में, ब्लड में, ये सारे टाइप के कैंसर हो सकते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर और यूटेरस कैंसर होता है फीमेल्स में और बाकी सारे मेल्स और फीमेल्स दोनों में होते हैं। अब सिम्टम्स देखो, अगर कैंसर हो रहा है किसी पर्सन को तो उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, क्रोनिक कफ रहेगा, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग रहेगा, स्वॉलो के लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी उसे। अगर इन्फ्लामेशन है या तो स्कार है तो वो क्योर नहीं होगा जल्दी से। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट में लम्प्स आ जाएंगे फीमेल्स के और अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उसका डायग्नोसिस टेक्निक क्या है, सीटी स्कैन कर सकते हैं, MRI स्कैन कर सकते हैं,
मैमोग्राफी कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं, तो पहला ट्रीटमेंट है कीमोग्राफी, नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी, नेक्स्ट है सर्जरी और नेक्स्ट है रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओके, अब देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि अगर कैंसर ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, हेल्दी खाना खाना है, बैलेंस फूड रखना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, टोबैको गुटखा स्मोकिंग को अवॉइड करना है हमें। और अगर कैंसर है ऐसा पता चला तो हमें अर्ली ट्रीटमेंट लेनी है। अगर हमने प्रीवियस स्टेप्स पे ही ट्रीटमेंट लेना चालू किया तो कैंसर जल्दी क्योर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट डिजीज है डायबिटीज। अब देखो डायबिटीज, the hormone insulin produced in pancreas control of the level of sugar glucose in blood। अब देखो अपने बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन में एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, और ये पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है इंसुलिन हार्मोन। ये पैनक्रियाज में क्या प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन हार्मोन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये ब्लड में जाता है और जो ब्लड शुगर है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है उससे कंट्रोल में करता है। और अगर ये ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो डिसऑर्डर को बोला जाता है डायबिटीज। फिर से समझो, अपने जो पैंक्रियाज है वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन जाता है ब्लड में। अब ब्लड में, ये ब्लड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये कंट्रोल करेगा ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसे ये कंट्रोल करेगा। पर अगर किसी वजह से ये ग्लूकोज लेवल ब्लड में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो वो डिसऑर्डर को बोला जाता है डायबिटीज। ओके, अब डायबिटीज के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो हेरिडिटी, अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में पास होगा, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, ये सब की वजह से, ये जो रीजंस हैं ये सारे रीजन के वजह से हो सकता है डायबिटीज। ओके, सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होगा एट नाइट में। सिम्टम्स क्या है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो जाएगा नाइट में, या तो वेट इंक्रीज हो जाएगा मतलब ओबेसिटी होगी, या तो वेट लॉस हो जाएगा। ओके, early detection and proper care can keep diabetes under control, help us live a healthy life। अगर हमने अर्ली डिटेक्शन कर लिया डायबिटीज़ का तो वो डायबिटीज़ को हम अंडर कंट्रोल कर सकते हैं और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो हार्ट डिजीज। अब देखो efficiency of the heart decrease due to the decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscle। Due to this, heart has to perform more work that leads to stress on it। अब देखो, अब ये जो हार्ट है उसका काम क्या है, पंपिंग करना कंटिन्यूसली, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करना बॉडी को। अगर ये जो ब्लड सप्लाई है अगर वो डिक्रीज हो गया तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का सप्लाई और न्यूट्रिएंट का सप्लाई भी कम हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट में स्ट्रेस आ जाएगा और उससे होता है हार्ट अटैक। अब ये हार्ट अटैक अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली हमें कंसल्टेंट को दिखाना है और ट्रीटमेंट जल्दी से चालू करनी है। अब हार्ट अटैक के, अब देखो अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है, शोल्डर, नेक और आर्म्स में पेन हो रहा है, हैंड्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स है, इसे इग्नोर नहीं करना है। अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाके चेकिंग करवानी है। अब कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हेरिडिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, एंगर एंड एंजाइटी। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पे हार्ट डिजीज। अब हार्ट डिजीज अगर है तो क्या कर सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं,
एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ पीस मेकर ये कर सकते हैं हार्ट में, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट कर सकते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है। अगर हार्ट डिजीज़ हुआ है, हार्ट अटैक आ गया है, हार्ट डिजीज़ हुआ है, तो इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ये हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। ओके, अब देखो मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन्स। अब यहाँ पे मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन क्या है? फॉर एग्जांपल सपोज किसी को अपने घर में बुखार आया है और दूसरे पर्सन को भी बुखार आया, तो हम क्या बोलेंगे, अरे बुखार तो आया है, चलो इसकी दवाई ले लेते हैं। ये क्या हो गया? मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन। हमने डॉक्टर के पास से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया है। प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के जो हम दवाई खाते हैं उसे बोला जाता है मिस यूज ऑफ मेडिसिन। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है? ओवरडोज हो सकता है पेन किलर्स का, एंटीबायोटिक्स का। और अगर पेन किलर्स का ओवरडोज हुआ तो नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम डैमेज हो सकती है और लीवर भी डैमेज हो सकता है। अगर सपोज एंटीबायोटिक्स का अगर ओवरडोज हुआ तो उसकी वजह से होगा नौशिया, स्टमक एक, डिसेंट्री, रैश, वाइट पैचेस ऑन टंग एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है? अगर हमें सेफ और हेल्दी रहना है तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमेशा अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना है और उसके बाद ही हमें वो मेडिसिन खानी है। खुद से मेडिकल में जाके या तो उसको ये प्रॉब्लम है, मुझे भी यही प्रॉब्लम हुआ है तो मैं उसकी मेडिसिन खा लेता हूँ, ऐसा नहीं हो चलेगा। ठीक है, ये हो गया मिस यूज ऑफ मेडिसिन। ओके, अब देखो जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन को क्या बोला जाता है? जनरल मेडिसिन भी बोला जाता है। अब देखो दिस आर मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट। ये जो जेनेरिक मेडिसिन है ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और मैन्युफैक्चर की जाती है विदाउट एनी पेटेंट। अब पेटेंट क्या है? अगर मुझे XYZ मतलब अगर मैंने फॉर्मूला ढूंढ लिया, अब चलो फॉर एग्जांपल कैंसर है, अब मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला ढूंढ लिया कैंसर को, मतलब जो दवाई है उसका मैंने फॉर्मूला ढूंढ लिया है कि ये दवाई मैंने बनाई है, उसकी वजह से कैंसर 100% क्योर होता है। तो मैं क्या करूँगी? ये बस एग्जाम्पल के लिए है, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिया है। ऐसा कोई 100% दवाई नहीं है जो कैंसर को क्योर कर सकता है। ठीक है, अब देखो तो मैं क्या करूँगी, उसे मैं क्या करूँगी, अब मुझे किसी को देना नहीं है वो। अगर मैंने किसी को बोल दिया तो वो मेरा जो मेडिसिन है वो हर कोई बनाएगा। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे फ़ायदा लेना है उसका। तो मैं क्या करूँगी, उसको मैं बेचूँगी। एक फॉर्मुलेशन कंपनी को मैं वो बेचूँगी और अब वही कंपनी क्या और मैं उससे मेरा जो अमाउंट है वो लूँगी। अब ये जो मैंने ये उसको जो बेचा है तो उसके पास ही वो रहेगा और वही सिर्फ क्या कर सकता है? दवाई को बना सकता है। और मैंने क्या किया, वो दवाई के ऊपर पेटेंट कर लिया कि अब नहीं, मतलब मेरी परमिशन के अलावा वो कोई नहीं बना सकता। तो ऐसा मैंने क्या किया है, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर मैंने ये किया तो वो दवाई क्या हो जाएगी? कम बनेगी और वो महंगी होगी। तो अब ऐसे मतलब विदाउट पेटेंट वाली जो मेडिसिन रहेगी उसको मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो उससे बोला जाता है जेनेरिक मेडिसिन। जिसके ऊपर पेटेंट नहीं रहता है, ऐसी दवाई मैन्युफैक्चर करते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विदाउट एनी पेटेंट, उसे बोला जाता है जेनेरिक मेडिसिन। अब ये जो मेडिसिन है वो अच्छी क्वालिटी की होती है विथ ब्रांडेड मेडिसिन। ओके, अगर क्वालिटी देखें तो वैसी होती है ब्रांडेड मेडिसिन की तरह। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज वेरी लो ड्यू टू द फ्यूअर एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च एज देयर फार्मूला इज रेडीली अवेलेबल। उसका फार्मूला रेडीली अवेलेबल होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेडिसिन बनाने के लिए जो खर्चा आता है वो कम आता है। और अगर मेडिसिन बनाने के लिए खर्चा कम आया तो जो मैं बेचूंगी उसमें भी कम रेट में बेचूंगी। तो ये है जेनेरिक मेडिसिन। इसे क्या बोला जाता है? जनरल मेडिसिन भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट लाइफस्टाइल एंड डिजीजेस। अब देखो लाइफस्टाइल एंड डिजीजेस, अब देखो यहाँ पे
अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग, गोइंग टू बेड लेट इन नाइट, रात को जल्दी नहीं सोते हैं, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, अ, कुछ भी मतलब चटर पटर खाते रहना, हमेशा पिज्ज़ा बर्गर ये सब खाना, जंक फूड खाना, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, ये सारी आदतें कैसी हैं, अनहेल्दी आदतें हैं, ये सब अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अपनी लाइफस्टाइल में हमें सुधार लाना है। अगर हमें हेल्दी अच्छी हेल्दी लाइफ जीनी है तो हमें क्या करना है, अपना डेली रूटीन सुधारना है, हमें सफिशिएंट स्लीप लेनी है, राइट फूड कंज्यूम करना है, योगासनास करने हैं, योगा करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, राइट फूड हमें लेना है, स्लीप सुफिशिएंट लेनी है। तो ये सब आता है लाइफस्टाइल एंड डिजीजेस में। अगर हमने ये सारी राइट लाइफस्टाइल फॉलो की तो डिजीज हमें होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक है वैक्सीनेशन। और क्या है, वैक्सीनेशन। अब देखो वैक्सीनेशन, अगर डिजीज हमें ना होए तो उसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है। और सेकंड ऑप्शन है वैक्सीनेशन। अब ये वैक्सीनेशन क्या करता है, वैक्सीन अगर हम किसी चीज की लेंगे तो हम इन्फेक्शियस डिजीजेस होने से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें वैक्सीन भी टाइम टू टाइम लेनी है। ओके, तो यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर खत्म होता है। अ- अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।